नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ हैंड रिटन एसएसटी के नोट्स, जिसमें मैं आपके लिए पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। और मेरा मानना है कि ये सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम का आज लास्ट दिन है तैयारी करने का, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। मेरा मानना है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शैलों के प्रकार एवं उदाहरण। तो अंतर्वेदी आग्नेय शैलें जो हैं उनका उदाहरण है ग्रेनाइट, और बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का उदाहरण है बेसाल्ट। अवसादी शैलों का उदाहरण है बलुआ पत्थर, और कायांतरित शैलों का उदाहरण है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक। चिनूक जो है नामक स्थानीय पवन, ये जो है ये पवन है, ये प्रेरी घास के मैदान में चलती है। ये पवन अमेरिका के प्रेरी मैदान में चलती है और यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है। आपको पता है प्रेरी घास स्थल जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो है एक शीतोष्ण घास स्थल है। आपने याद रखना है, प्रेरी के बारे में भी बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है वायुमंडलीय परतों में आयान मंडल जो है रेडियो प्रसारण के लिए सहायता करता है। आपको पता है वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, उनमें आयान मंडल जो है उसमें रेडियो प्रसारण में बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रहता है। आयान मंडल जो है इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसमें इसकी ऊंचाई जो है वो इसके मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें तापमान भी बढ़ने लगता है। इस मंडल में विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं होती हैं। कौन से मंडल में? आयान मंडल की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुनहरी जरी। ये जो सुनहरी जरी है ये एक प्रकार की सिल्क की किस्म है। इस जरी का प्रयोग साड़ियों को सुसज्जित करने में किया जाता है। इस प्रकार की साड़ियां दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलती हैं, और दक्षिण भारत के कांचीपुरम में सिल्क साड़ियों में सुनहरी जरी का प्रयोग किया जाता है। कहां पर? कांचीपुरम में। और जिसके कारण ये साड़ियां बहुत मुलायम और आकर्षक लगती हैं। किसके कारण? सुनहरी जरी के कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। क्या होती है? जहां पर पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या एकाग्रता के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। यह वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्तियों के की संख्या के रूप में परिभाषित होता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है वो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या मापन या जनसंख्या घनत्व का मापन पृथ्वी के क्षेत्रफल एवं उस स्थान की संख्या के अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट है टोकरी बुनाई। टोकरी बुनाई जो है ये लघु आकार का उद्योग है। लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयां हैं। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जहां प्लांट व मशीनरी का निवेश हेतु 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम होता है। मतलब ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो केवल 25 लाख से शुरू होकर और 5 करोड़ से कम लागत पर शुरू किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कृष्णराज सागर बांध। ये कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बांध की योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में आरंभ किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती व लक्ष्मण तीर्थ जो है उसकी नदियां आपस में मिलती हैं। इस बांध की लंबाई जो है वो 2621 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 39 मीटर है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। ये जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है ये 2005 में संशोधित रूप में आया था। इसके अनुसार मृतक के पिता की संपत्ति में पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों का भी अब सम्मान अधिकार होगा। पहले पुत्रियों को जो अधिकार है वो नहीं दिया जाता था पिता की संपत्ति में, लेकिन इस अधिकार का जो उत्तराधिकारी जो अधिनियम है ये 2005 में संशोधित कर दिया गया था। इसमें पुत्रियों का भी समान अधिकार होना चाहिए पिता की संपत्ति में।
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत, जब ये पहली बार आया था तो ये आया था 1956 के तहत, पुत्री को पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने हिंदू अधिनियम संशोधन अधिनियम जो है वो 2005 के तहत संशोधित किया। इसके तहत पुत्रियों के विषय में निर्णय देते हुए कहा कि यदि पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है तो उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार से वंचित रखा जाएगा। अगर कि 2005 में जब ये अधिकार अधिनियम जो है वो संशोधित हुआ था, अगर उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी है तो किसी भी पुत्री को जो है वो पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। और अगर ये अधिनियम जो है संशोधित होने के बाद अगर उनके पिता की मृत्यु होती है तो उसमें जो है वो पिता की संपत्ति में पुत्री का बराबर का हक होगा। तो ये है, कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पुत्री पिता की संपत्ति की में बराबर की तभी हकदार मानी जाएगी जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन कि विविधता में एकता वाला जो नारा है या मुहावरा है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपने याद रख लेना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, जिला स्तर पर विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जाता है, ना कि जनपद पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने का कार्य जिला परिषद करती है। इन कार्यों में ग्राम पंचायत जो है जिला परिषद का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो भारत सरकार द्वारा पारित ऐसा कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स, फाइलों को में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी भागों में ये अधिनियम लागू है। आपको पता है कि पहले के जो सरकारी अफसर होते थे वो मतलब किसी भी जानकारी को लोगों को देने से मना कर देते थे। लेकिन ये सूचना का अधिकार अधिनियम पास होने के बाद जो नागरिक हैं वो सरकारी रिकॉर्ड्स को, फाइलों को दर्ज, जो भी सूचना उनमें दर्ज है उनको प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये एक कहानी है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। आपने याद रखना है कौन है रुकैया सखावत हुसैन। ये बंगाल की रहने वाली थी। ये कहानी अंग्रेजों में इनके द्वारा लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है इनके द्वारा, और इसमें पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने की चाहत को लेखिका ने सपने के रूप में व्यक्त किया है। जो रुकैया सखावत हुसैन थी, इन्होंने पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने का जो स्वप्न देखा था उसको इन्होंने इस कहानी में संग्रहित किया है। ये कहानी है सुल्ताना का स्वप्न। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है इनके बारे में। तो ज्योतिबा फुले जो है इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में, और ये महाराष्ट्र के भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें मतलब लोग जो हैं वो महात्मा फुले के नाम से भी जानते थे, या उनको महात्मा फुले कहा जाता था। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून के संगठन को रोजाना लागू करवाते हैं। इनके लागू करने में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके साथ बहुत सारे शेयर करने वाली हूँ। और शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 ये सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार प्रदान करता है। आपको पता है अनुच्छेद 22 क्या है कि अगर गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव किया जाता है तो आपको उससे बचा जा सकता है। आपके पास ये अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि हिरासत में लेने का उसे कारण बताना होगा। किसी पुलिस वाले ने अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से हिरासत में लिया है तो उसे उसका हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी या जज के समक्ष जो है वो पेश करना होगा। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। और ये स्वतंत्रता जो है वो कौन से अधिकार में अनुच्छेद में मिलती है? ये मिलती है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है,
लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता एवं संचालन प्रधानमंत्री द्वारा होता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में जो अध्यक्षता है मंत्रिपरिषद की वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री योजना नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र की नामावली में बदलकर करके इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों के का विद्यालय जीवन विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। मतलब कि बच्चों का जो दैनिक चीजें जो बच्चे देखते हैं उनके साथ रिलेट करके बच्चों को शिक्षा जो है वो देनी चाहिए, ये बोलती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण जो है वो प्रदान करता है। अगर बच्चों को हम किताबों में ही उलझाए रखेंगे तो बच्चे जो है वो तनावग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को हमने डेली जो बच्चे चीजों को देखते हैं उनके साथ रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो भारतीय प्राचीन भारत के जो है महानतम ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इस ग्रंथ में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इन्होंने मतलब आर्यभट्ट जो थे उन्होंने अपने इस ग्रंथ में अपने जन्म के विषय में बताया है। इनका जन्म शक संवत 398 में कुसुमपुर में जो वर्तमान बिहार के पटना में हुआ था। उस समय पटना का नाम जो है कुसुमपुर था। तमिल साहित्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ये स्थान जो है ये भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित जो है वहां पर संगम प्रदेश है। संगम साहित्य के 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चोल, चेर और पांडे। इनका उल्लेख जो है वो मिलता है संगम साहित्य में और इन तीनों राजवंशों को जो चोल, चेर और पांडे थे इनको मूवेनदार कहा जाता था। चोल की राजधानी जो थी वो उदयपुर थी, उरैयूर थी और चेर की राजधानी वांजी थी और पांडे की राजधानी मदुरई थी। प्रथम संगम मथुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुरवा। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना एक सौड़ जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, उसे मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तंभ लेक बिहार के चंपारण में स्थित था। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन था वो रामानुजाचार्य ने किया था। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। यह दार्शनिक मत है। रामानुज वैष्णव संत थे जिनकी भक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव था। इनका जन्म 1017 ईस्वी में सन दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया था। शंकराचार्य अद्वैत के प्रतिपादक थे। ये विशिष्टाद्वैत के थे और शंकराचार्य जो थे वो द्वैत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है अभिलेखागार। अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को जो है वो हम अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पे मैंने प्रयोजन लिखा है, यहाँ पे होगा अभिलेख कहा जाता है। अतः इन अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य जो है वो अभिलेखागार में किया जाता है, जो बाद के समय में इन अभिलेखों से सूचनाओं की जानकारी ली जा सके। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुए वीर शैव आंदोलन में जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। वीर शैव मत जो था वो हिंदुओं के लिंगायत संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। ये एकेश्वरवादी धर्म है। यह धर्म शैव परंपरा पर आधारित है एवं शिव की पूजा की जाती है। यह धर्म दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसके उपासक कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये उत्तर भारत के शैवागम नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये सारे PYQ हैं। ये प्रश्न जो हैं वो बहुत बार जो हैं वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CTET के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन सभी को पढ़ लेना है। और मेरे साथ ये वीडियो यहाँ लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।